नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपके सामने आज हम कक्षा 8 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, उसका हम पार्ट 1 भारतीय संविधान के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न उत्तर है और इस चैप्टर के जो अभ्यास के प्रश्न हैं वह आज हम करने जा रहे हैं और ये लिखित रूप में है आपके सामने। जैसे अभी आपको लिखित रूप में मिलेंगे ताकि आप इसको आप नोट डाउन भी कर सके। तो जो भी बच्चे जो भी इसको देख रहे हैं वो अपना कॉपी एंड अपने साथ में पेन लेके बैठें ताकि इस वीडियो के सारे जो भी बिंदु हैं वह लिख सकें और वह उनके लिए हेल्पफुल रह सके। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यर्थ करे हुए। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और ये इसकी जो वीडियोस हैं वो भी चैनल के अंदर आपको मिल सकती, चैनल के ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्रश्न 1 जो है वह है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 1 है ये, और अब इसका लिखित रूप में जो उत्तर है वह आपके सामने आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखित रूप में आपके सामने उत्तर है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बिंदु है। संविधान की ज़रूरत किसी देश को क्यों पड़ती है, पहला जो बिंदु है आप लिख सकते हैं कि यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। आपको पता है कि लोकतांत्रिक देश में लोगों का तंत्र होता है, जो लोगों द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे आपको पता है भारत के अंदर एमपी होते हैं, एमएलएज होते हैं और वह संसद में जाके आपकी बात को रखते हैं। तो जो लोकतांत्रिक देश है उसके लिए संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उनके द्वारा जो भी नियम कानून जो चाहते हैं अपने जीवन के लिए, उन सभी आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। जो दूसरा पॉइंट है, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। अर्थात यह व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति विशेष को आप चुनते हैं, वह जाके इस प्रकार से निरंकुश ना बन जाए, अपनी मनमर्जी ना करने लग जाए, इस प्रकार से उसको रोकता है। तो ये सब नियम जो होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं संविधान के अंदर, जो बताता है। जैसे कि आपको पता है कि जो भारत के अंदर सरकार है वह 5 साल की होती है। तो 5 साल ये नियम संविधान के अंदर बनाया गया है कि 5 साल की सरकार है, ताकि 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा चुनाव हो और जो जनता है वह अपने प्रतिनिधित्वकर्ताओं को, जो जिनको भी वह अपने जो नेता हैं जिनको चुनना चाहती है, वह उनको चुने। तो 5 साल बाद फिर से पुनः इलेक्शन होते हैं, दोबारा चुनाव होते हैं। इसमें ही जो तीसरा बिंदु है कि लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसमें आप लिखेंगे कि यह भी सुनिश्चित करता है, संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। अर्थात कोई अगर बहुत ज़्यादा संख्या में है भारत के अंदर, या कोई ऐसा समूह है जो बहुत ही ज़्यादा बलशाली है, तो वह किसी कमज़ोर पे क्या कहते हैं अपना बल का प्रयोग ना करे, उनको तकलीफ ना दे, उनके खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना करे। तो समानता का, स्वतंत्रता का जो विश्वास है, ये सब में संविधान द्वारा ही बनाया जाता है। तो यहीं पे हमारा जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम, जो पहला कॉलम है वह 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान से लिया गया है। 1990 का जो है आप देखिए कि 1990 का नेपाल का संविधान है जिसमें भाग 7 कार्यपालिका है, जिसमें अनुच्छेद 35 है कि कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। ये 1990 का जो है ये नेपाल का
संविधान है, जिसमें कार्यकारी शक्तियां बताई गई है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके अंदर होंगी। और 2015 में जो ये है जो अभी जो संविधान है नेपाल का, उसमें भाग 7 जो है वह संघीय कार्यपालिका है, पहले कार्यपालिका थी सिर्फ। और इसमें अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानूनों के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। मतलब संविधान के अनुसार कानून जो बने हुए हैं उसके अनुसार मंत्रिपरिषद, जो मंत्री चुन के आएंगे और एक मंत्रिपरिषद कैबिनेट बनेगी, उसके अंदर होगी। तो देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है इस प्रश्न में कि नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देती है। मतलब क्या फर्क दिखाई देता है आपको। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है और क्यों है। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है और क्या आवश्यकता है, ये इसमें पूछा गया है। तो आइए हम इसका लिखित रूप में उत्तर देखते हैं। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि इस समय अगर आप ये देखेंगे कि 2000 इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जो आपके सामने 2007 दिख रहा है ना, आप ये पुराने जो क्या कहते हैं चैप्टर्स थे, बुक्स थे, उसके अंदर हुआ करता था। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसको 2015 जो हमारे उसमें लिखा हुआ है वही आप कर दीजिएगा। और आप इसमें ये देखिएगा कि 1990 और 2015 के इसमें देखिए फ़र्क है, ये वाले के उत्तर में फ़र्क है। 1990 के जो आप ये देखेंगे कि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेंगी, ये इसमें लिखा गया है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि 2015 में जो संविधान है उसके 2015 के संविधान के अनुसार आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं इसमें, देखिए कि जो नया चार्ट जो है, ये हर किसी की किताब में आपको देखने को मिलेगा कि जो 2015 है इसमें नेपाल का संविधान में 7 जो भाग है वो संघीय कार्यपालिका हो गया है। और इसमें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियों में नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो आप ये लिख सकते हैं, इसमें पहला आप लिख सकते हैं दोनों की कार्यकारी शक्तियों में कि जो 1990 में नेपाल का संविधान था उसमें जो कार्यकारी शक्तियां थी वे महामहिम नरेश, मतलब जो राजा हुआ करता था, नरेश जो है, यहाँ पे राजा की बात हो रही है, एवं मंत्रिपरिषद में निहित थी। लेकिन 2015 में जो बाद में जो ये संविधान में बदलाव हुए, इसमें ये संघीय कार्यपालिका का जो संविधान है, इसमें आप ये देखेंगे कि नेपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वह संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में होंगी, संविधान के अनुसार होंगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये दोनों फर्क आप लिख सकते हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट है जो लिखा है, इसमें पूछा गया कि नेपाल को नए संविधान की जरूरत है और है तो क्यों है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नए नेपाल को नए संविधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो इसमें निरंतर जो बदलाव आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो इसके अंदर बदलाव कर रहे हैं वह हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कृपया करके जो 2007 वाला जो ये है इसको ना लिखें, तो आपके लिए बेहतर है। से 1990 और 2015 का जो नया ये कॉलम आया है सभी के बुक्स में, प्लीज़ आप उसको नोट करें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ना कि पुरानी वाली आप किताब के अनुसार। क्योंकि देखिए हर वर्ष किताबों में बहुत सारा परिवर्तन आता है, क्योंकि हर वर्ष कोई ना कोई नई घटना घटती है। आपको पता है हर साल आप देखिए किसी न किसी राज्य में इलेक्शन हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं नगर निगम के या ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे होते हैं, या हर साल कोई ना कोई पद पे कोई बदलाव होते रहते हैं कुछ ना कुछ वर्षों में, कुछ ना कुछ समय में। तो किताबों में भी ऐसे ही होता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपको ये 1990 और 2015 का जो मैंने अभी आपको बताया है, आपको ये लिखना है। अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपके आगे कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता। जो आपके सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है, इसका लिखित रूप में उत्तर आपके सामने आ रहा है। मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि आप लोग प्लीज़ क्या कहते हैं, जो प्रश्न क्रमांक 2 है उसका जो मैंने उत्तर आपको बाद में बताया है, आपको उसी प्रकार से उसको करना है, ना कि पुराने तरीके से। अभी प्रश्न क्रमांक 3 पे जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे उत्तर आपके सामने है कि आप ये देख सकते हैं
कि उत्तर यहाँ पे सामने है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता। तो इसमें कुछ पॉइंट्स फिर से हैं कि अगर शक्ति पर अंकुश ना हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं। इसमें जो पहला है वह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते। अगर उन पर कोई अंकुश ना हो, अगर संविधान के द्वारा उन पर रोक ना लगाई, जैसे हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि संविधान जो है वह जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो कि आपके प्रतिनिधित्व करता है, जो कि नेता है, उनके ऊपर रोक भी लगाता है, उनके मनमानी पर रोक भी लगाता है। तो वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, अपनी शक्तियों का गलत फायदा ना ले सके, इसलिए जो संविधान है उनके ऊपर ये क्या करता है, ये थोड़ी रोक भी लगाता है, इसलिए उनके ऊपर अंकुश होना महत्वपूर्ण भी है। दूसरा जो है वह किसी को भी डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। अल्पसंख्यक मतलब जो व्यक्ति कम है, जिनकी संख्या कम है, उनको क्या कहते हैं, उनको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते। इसलिए अंकुश होना, अंकुश मतलब उन पे रोक लगानी, उन पे थोड़ा सा, जैसे अंकुश का मतलब उन पे नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसलिए शक्तियों पर संविधान बहुत सारी रोक भी लगाता है। वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते, जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। तो ये कितना इम्पोर्टेंट बताया है कि अगर प्रतिनिधियों की शक्तियों पर अंकुश ना होता तो क्या होता, फिर वह अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते, मतलब अपनी मर्जी से जबरदस्ती थोपते, और क्या होता, इस कारण से अपने अधिकारों व स्वतंत्रता से जो नागरिक है वह अपने अधिकारों से वंचित रह जाते। ठीक है, तो आपके सामने ये भी आपको एक ये चीज देखने को मिल के आई। ठीक है, अभी हम प्रश्न क्रमांक 4 पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने है कि निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक एक कारण भी बताना है। आपको पहले तो ये बताना है कि इसमें अल्पसंख्यक है कौन, प्रश्न क्रमांक 4 में, और फिर इनके विचारों के स्थितियों का जो सम्मान करना क्यों आवश्यक है ये भी लिखना है। मतलब इनके विचारों का सम्मान करना जरूरी क्यों है, अगर ये अल्पसंख्यक है भी तो इनके विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आपको एक कारण भी बताना है। तो 1 2 3 4 ये आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपके सामने शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जो पहला है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। ठीक है, जो दूसरा है खा, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं और 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं। अब हम इसके बारे में लिखना है, बताना है कि देखिए, जो पहला है कि एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं, अर्थात 20% तो कितने कितने आपको पता लगेगा कि कितने लोग वो हैं, इसमें महिलाएं हैं। तो आप ये देखेंगे कि महिलाएं जो है वह अल्पसंख्यक कम है। अल्प मतलब ज़्यादा, कम होना। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अल्प मतलब कम और बहु मतलब ज़्यादा। ठीक है, बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा, तो अल्पसंख्यक की बात है जो कम है। अगर 30 जो है, आप अगर 30 शिक्षक हैं और उसमें से 20 शिक्षक पुरुष हैं तो कितने बचे, 10। तो 10 का अर्थ है कि 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाएं 20 से कम होती हैं। महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। महिलाओं के विचार को सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूलों में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती है। बिल्कुल निभाती है। आपको पता है कि जो महिलाएं हैं वह क्या कहते हैं, अपने घरों का भी काम करके आती हैं, अपने गृहिणी हैं तो अपने घर में भी अपने बच्चों को और सारे उनका टिफ़िन बना के सारे काम करके फिर उसके बाद में स्कूल में आके भी पढ़ाती हैं और उतनी ही जी जान से पढ़ाती हैं जितने कि बाकी लोग पढ़ाते हैं, बल्कि ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो अगर वह कम भी है संख्या में तो भी उनका सम्मान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह महिलाएं हैं चाहे वह पुरुष हैं, और महिलाओं का तो खासकर करना चाहिए।
अभी हम आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर कि क्या लिखा है कि देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया है कि एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो आपके सामने एक 100% में से अगर 5% को घटाएंगे तो 90%, 95% आ जाएगा, 95% आ जाएगा। अब आप देखिए कि 95%, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सही नहीं आया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 95% है ना, 95% वाले तो बहुसंख्यक हो गए, और कम कितने में, 5%। तो बौद्ध धर्म के लोग कितने हैं, 5% लोग हैं। तो 5% जो लोग हैं वह बौद्ध धर्म के लोग हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का भी अधिकार है। देखिए पहले वाले में हमने समानता की बात करी, और पहले वाले मतलब महिला और पुरुष वाले में, और दूसरे वाले में हमने जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी बात करी, धर्मनिरपेक्षता की बात करी। ठीक है, आप ये देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान बोलता है कि प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा करने और विकास करने का भी अधिकार है, तो यहाँ पे वह भी अपने को देखने को मिलता है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, मतलब सभी धर्मों को समानता देता है, सम्मान और समान व्यवहार करता है। धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धर्म का ज़्यादा अनुपालन नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। ठीक है, अगला जो है, अगला आपके सामने मांसाहारी वाला है। इसमें पूछा गया था कि एक होटल में जो एक कर्मचारी हैं, और मतलब एक फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं, उसमें जो शाकाहारी लोग हैं वह 80 हैं। ठीक है, 100 में से कितने हैं, 80 हैं। और अब 100 में से 80 जो है वो शाकाहारी है, तो कितने बचे, 20 जो है वो मांसाहारी है। और मांसाहारी जो कर्मचारी हैं वह क्या हुए, अल्पसंख्यक हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मांसाहारी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का भी अधिकार है। स्वतंत्रता है ना, हमें स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, जो ऐसा नहीं कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खाने का मतलब ये है कि हम ऐसी क्या कहते हैं, शाकाहारी होटल में जाके मांसाहारी खाने लग जाए, ऐसा नहीं है। या क्योंकि इससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 20 लोग जो हैं वो मांसाहारी हैं तो हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। वो उनके खाने की चॉइस है, वह कुछ भी खा सकते हैं, उससे आपको वो नहीं होना चाहिए, मतलब वो उससे किसी भी दूसरे व्यक्ति को असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो मांसाहारी जो भी व्यक्ति हैं वह अपने खाने के लिए स्वतंत्र है। अगर उस होटल में वो मांसाहारी खाना भी दिया जाता है तो उनको वह खाना खाने की इजाज़त है। ठीक है, वह उस होटल में जो शाकाहारी खा रहे हैं वह मांसाहारी भी दोनों मिलकर एक साथ खा सकते हैं, लेकिन तो उसमें हमें उनके भी विचारों का सम्मान करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी क्या है कि अब यहाँ पे बात आ गई है कि भैया यहाँ पे आर्थिक समानता की बात आ गई है। ठीक है, इसमें आप देखिए जो चौथा पॉइंट है इसमें वो क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं, अर्थात अच्छे परिवार से हैं, अमीर परिवार से हैं। ठीक है, RICH मतलब रिच परिवार से हैं। तो बाकी जो है वो थोड़े आप देखिए कि गरीब परिवार से होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति उनसे मतलब इन 40 से बेहतर नहीं है। तो 50 में 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। अब आप देखेंगे कि 10 जो विद्यार्थी हैं वह गरीब परिवार से हैं। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि गरीब परिवार के विद्यार्थी जो हैं वह क्या है, वह अल्पसंख्यक हैं। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाना चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। और आप देखेंगे कि हाँ, गवर्नमेंट जो है वह इस पे बिल्कुल कार्य करती है। अब आप जाएंगे कि किसी सरकारी या विद्यालय में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे किसी से भी कोई प्रकार की फीस नहीं ली जाती और
किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, उससे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता। उसकी काबिलियत के अनुसार उसको समान अवसर दिए जाते हैं। बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी क्लास में डाला जाता है ताकि वह पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सके। तो ये सब जो है संविधान हमको, भारतीय संविधान हमको ये सारी विशेषता, ये अधिकार देता है जिससे हम भारत में नागरिकों के प्रति सम्मान, भारत में सभी समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो मौलिक अधिकार है आपको पता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ठीक है, इन सभी अधिकारों को हम प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पे ये सब चीज़ें आराम से वीडियो को पॉज करके आपको लिख लेनी है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 जो है। तो साथी यहाँ पे आप देखिए कि प्रश्न क्रमांक 5 है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है कि नीचे दिए गए बाएं कॉलम में, मतलब बाएं कॉलम मतलब जो ये कॉलम है, भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। जैसे देखिए, संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और शासन, संसदीय शासन पद्धति। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में ये आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। इनका महत्व लिखना 1 और 2, 1 एंड 2 मतलब ये पॉइंट लिखने, 1-2 पॉइंट लिखने हर एक के आगे, ठीक है। तो हम लिखित रूप में लेके आते हैं उत्तर इसका। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने मुख्य आयाम और महत्व देखिए। यहाँ पे संघवाद की बात है, तो संघवाद के लिए पहला पॉइंट आपके सामने है। देखिए इसी में ही आप देखिए कि 2 पॉइंट है, ठीक है। आप इसमें तथा करके भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें वाक्य की बात की गई है। इसमें लिखेंगे 2 वाक्य। 2 वाक्य मतलब एक वाक्य ये है कि संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है, और दूसरा वाक्य है तथा तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है। संघवाद में 3 स्तर की आपको पता है, क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत है, उसके बाद में नगर निगम के जो इलेक्शन होते हैं, जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद में ऊपर भी देख सकते हैं जिसमें संसद के चुनाव होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और तीन सरकारों के जो तीनों स्तर हैं, इनके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पे एक यहाँ पे डाल सकते हैं और 2 करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप पूरा एक ही में लिख सकते हैं क्योंकि ये वाक्य की बात की गई है, बिंदु की बात नहीं की गई है, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। संघवाद में आपको क्या लिखना है, संघवाद में आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वह आपके सामने शक्तियों का बंटवारे की बात कही गई है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों के बंटवारे में क्या है, फिर यहाँ पे आप देखिए शक्तियों का बंटवारा जो है, शक्तियों के बंटवारे की बात है कि सरकार के तीनों अंगों, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अंग हैं, ठीक है, ये स्तर नहीं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो तीनों अंग है के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है। तो शक्तियों के बंटवारे में आपको ये वाला पॉइंट लिखना है कि जो तीनों अंग हैं, सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, ठीक है, ये जो तीनों ही हैं, इनके बीच शक्तियों का जो बंटवारा इस प्रकार किया गया कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है, कोई भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना कर सके। उसके बाद में तीसरा आपके सामने है, ठीक है। तीसरे में जो है ये आप ये देखिए कि तीसरे में मौलिक अधिकार की बात है, और मौलिक अधिकार आपके सामने है, ठीक है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिया गया है। मतलब पहले तो मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को दिया, जो भी भारत के नागरिक है। दूसरा, राज्य की सत्ता के मनमाने निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए, मतलब राज्य की जो सत्ता है उसके निरंकुश, अपनी मनमानी जो है उससे बचाने के लिए नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसको भी आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। और वापस अब हम लास्ट वाले में चलते हैं, संसदीय शासन पद्धति। इसका जो उत्तर है ये चौथा है। आप ये यहाँ पे आप जो मैं नीचे लिखे हैं आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कॉलम अपना बना के यहाँ पे कॉलम को आप लिख सकते हैं कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। संसदीय शासन पद्धति में संसद है, उसके अंतर्गत हमें देश के सभी वयस्क, मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में है कि जो भी 18 साल का है व्यक्ति और देश का नागरिक है, उसका वोटर आईडी कार्ड बन गया है, वह वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार है, वोट डाल सकता है, ठीक है।
और ये संसदीय शासन पद्धति की विशेषता है, जिसके अंदर देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का क्या है, पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी प्रश्न हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 पे चलते हैं हम लोग। साथियों, यहाँ लिखा है कि उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमा निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती है। ठीक है, अर्थात बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है, इसमें पूछा गया है कि उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए। भारत के जो राज्य हैं, इस पूरे मैप में जो भारत के राज्य हैं, जैसे भारत का एक राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जो 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत के जो 28 राज्य हैं, उन जो राज्य हैं, उन राज्यों की कौन कौन से राज्यों की सीमाएं इन देशों से लगती है। इसमें बांग्लादेश है, भूटान है और नेपाल है। तो हम क्या करते हैं, हम बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के पास चलते हैं। ठीक है, तो और इसमें हमें लिखना पड़ेगा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी हमें याद रहेगा। तो हम सबसे पहले नेपाल शुरू करते हैं। नेपाल, ठीक है, नेपाल से लगने वाले भारत के राज्य, सबसे पहले देखिए उत्तराखंड, एक, ठीक है, उत्तराखंड लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरा है बिहार। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, ये नेपाल वाले हैं। ठीक है, आपको नेपाल वाले में ध्यान रखना है, नेपाल में देखना है। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, तो आप तो समझदार हैं, आप लिख भी सकते हैं नेपाल में। ठीक है, नेपाल से कुल 5 भारत के राज्य लगते हैं। ठीक है, 5 राज्य लगते हैं। कौन से हैं, यूके, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, BR, मैं बिहार को BR ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप शॉर्ट में याद रखें। उसके बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, आपको ये याद रहेगा। ये 5 आप लिख लीजिए। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या है ये, सिक्किम। ठीक है, नेपाल के ये 5 राज्य भारत की सीमा से बॉर्डर साझा करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे जो राज्य हैं उनकी तरफ। यहाँ पे हमसे भूटान पूछा गया है। ठीक है, भूटान का आप देख सकते हैं, भूटान के में भी 4 राज्य लगते हैं। ठीक है, एक तो सिक्किम है, भूटान लिख देता हूँ मैं पहले। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, भूटान। ठीक है, भूटान, 4 राज्य, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप इसको आराम से आप लिख लीजिएगा। थोड़ा पेन चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, आप समझदार हैं। ठीक है, भूटान की जो सीमा है कितने भारत के राज्य से लगती है, 4 राज्यों से हमारे लगती है। ठीक है, अभी हम कहाँ चलते हैं, अभी हम चलते हैं आपका बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, तो बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश है आपके सामने। ठीक है, अब बांग्लादेश से अब क्या देखेंगे कि एक तो वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद में असम की सीमा लगती है, असम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि मेघालय है। ठीक है, तो मेघालय की सीमा लगती है, मेघालय, मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, क्या पता आपको समझ में आ जाए, क्योंकि
पेन छीलने में बहुत दिक्कत हो रही है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन आप मेघालय खुद लिख सकते हैं, ठीक है। मैं MG लिख देता हूँ, MG मेघालय। वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया एंड त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में मैं और भी बता दूंगा। वीडियो को आप पॉज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। मैं एक बार और टिक कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये ग्रीन में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये असम है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत मेघालय है, ठीक है। ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, ठीक है। तो ये आप असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये वाला मिजोरम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर ये ऊपर मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब है, लेकिन ये म्यांमार की सीमा से लगते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भी नेपाल भी 5 राज्यों से सीमा से ज़्यादा करता है, बांग्लादेश भी 5 राज्यों से सीमा ज़्यादा करता है, और आपका क्या कहते हैं भूटान जो है वह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो तीनों देशों से बाउंड्री साझा करता है। नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है और बांग्लादेश से भी करता है। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न उत्तर तो सारे हो गए हैं। शब्द संकलन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी कैसे हो सकती है। बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम हो गया है, इसको वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपको बहुत बाद में लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई है। सहज योगा मेडिटेशन जो बच्चे करते आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका लाइफ बहुत बेटर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत आगे बढ़ गए हैं और उनकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर होगी। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं और उनको सहयोग के बारे में नहीं पता है, वो ज़रूर सहयोग को यूट्यूब पे सर्च करें और आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पे आप जाएं, वो देखें, वो वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं इसको देखें। इनको देखते हुए आप क्या करें कि आप यूट्यूब पे सर्च करें सहयोग क्या होता है और किस प्रकार से आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। डेफिनेटली जो भी बच्चे, अभिभावक, छात्र, शिक्षक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको फ़ायदा होएगा, उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उनका जो भटकाव है वह कम होएगा, उनकी चित्त में जो एक बार पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। तो हमारी कामना है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके बहुत अच्छे नंबर्स आए और आप बहुत आगे जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में पहुंचाइएगा। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आपसे हम माफ़ी मांगते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं आप ज़रूर बताइएगा। आपका सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।